1984 में साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुदरत की एक ऐसी हौलनाक शक्ल को न सिर्फ महसूस किया बल्कि इस अजीबो-गरीब मिस्टीरियस फिनोमेनन ने बिना दिखे ही 37 लोगों की जान निगल ली। अफ्रीका में रोड से गुजरने वाले कुछ लोग बिना किसी जाहिरी खतरे के एक ही मिनट के अंदर अंदर दम तोड़ गए। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि सबकी मौत एक ही वजह से हुई थी, दम घुटना। किसी ने इसकी वजह बदरूहों का हमला बताया तो ऑफिशियल लेवल पे इसे केमिकल अटैक कहा गया, पर जब असल वजह मालूम पड़ी तो उस पर यकीन लाना वाकई काफी मुश्किल था। नाजरीन, अगस्त 1984 में अफ्रीका के दूर दराज इलाके कैमरून में एक बहुत अजीब और खौफनाक वाकया पेश आया। यहाँ एक छोटी सी लेक है जिसे लेक मनाउन कहा जाता है। ये लेक खास तौर पर अपने पुरसुकून माहौल की वजह से जानी जाती थी, लेकिन यही सुकून आज कयामत बर्पा करने वाला था। इस लेक के आसपास कुछ गांव भी बसते थे और पास से एक रोड भी गुजरता था। 1 अगस्त 1984 की रात 11:30 बजे लेक के आसपास रहने वाले लोगों को एक जोरदार गरजने की आवाज आती है। पहले तो सबको लगा कि शायद बादल गरजने की आवाज है, लेकिन उस रात आसमान इतना साफ था कि तारे चमकते हुए देखे जा सकते थे। इस आवाज के बाद कुछ लोगों ने, जो अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, झील के पास जमीन के करीब फॉग भी नोटिस की, पर लोगों ने इसको इग्नोर किया और जाकर सो गए। सारी रात लेक मनाउन के ऊपर ये मिस्टीरियस फॉग जमा होती रही। अगली सुबह 10:30 बजे के करीब जब हवा चलना शुरू हुई तो ये फॉग, जो जमीन के काफी करीब थी, पास गुजरने वाली रोड तक जा पहुंची। रोड से गुजरने वाले लोगों ने समझा कि शायद ये मामूली सुबह की धुंध है, पर जब उनका इस फॉग से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो उनका सांस घुटने लगा और 1 मिनट के अंदर ही लाशें गिरना शुरू हो गई। हवा की वजह से जब सारी फॉग चली गई तो सड़क पर लाशें बिखरी हुई थी। कुछ पैदल थे, कुछ मोटरसाइकिल सवार, तो कुछ गाड़ियों के अंदर भी मुर्दा हालत में पाए गए। इस मिस्टीरियस फॉग ने 37 लोगों की जान ले ली। थोड़ी देर बाद पुलिस और डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सभी मरने वालों की मौत की वजह दम घुटना बताई गई। इस खबर ने इलाके में खौफ फैला दिया था। एक ही वक्त एक ही जगह 37 लोगों का एक ही रीजन से मर जाना काफी अजीब था। कई लोग इसे बदरूहों का हमला बताने लगे, जबकि कैमरून की गवर्नमेंट ने इसे दहशतगर्दों का केमिकल अटैक करार दिया। पर ये दोनों रीजंस बिल्कुल बेमायने थे, क्योंकि अगर तो दहशतगर्दों को केमिकल अटैक करना ही था तो वो दूर दराज गाँव के मासूम लोगों पर क्यों करेंगे। जल्द ही इस वाक़े की वजह तलाश करने का रुख कुदरत की तरफ मुड़ गया और इस बार एक्सपर्ट्स का शक कैमरून लाइन पर गया। ये 1600 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड वॉल्केनोज की चेन गल्फ ऑफ गिनी से शुरू होकर अफ्रीका के मेन लैंड के ठीक उस पॉइंट के नीचे से गुजरती है जहां लेक मनाउन मौजूद है। इस पूरी लाइन को कैमरून लाइन कहा जाता है। कैमरून में मौजूद यूएस एम्बेसी की मदद से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हैरोल्डर सिगर्टसन नामी साइंटिस्ट को बुलवाया गया। सिगर्टसन ने लेक मनाउन की अच्छी तरह जांच की, लेकिन उन्हें लेक या लेक के बॉटम पर किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी के कोई निशानात नहीं मिले। ना ही लेक बेड पर किसी हलचल के निशानात थे, ना ही पानी में सल्फर पार्टिकल्स मौजूद थे, जो अमूमन वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान निकलते हैं। पर जैसे ही सिगर्टसन ने लेक के बॉटम से पानी की बोतल निकाली तो उसमें से गैस और झाग निकल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे कोक की बोतल का ढक्कन खोलते ही झाग बाहर आती है। ये इशारा सिगर्टसन के लिए काफी था। वो फौरन समझ गए कि लेक के बॉटम पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिसॉल्व हो चुकी है। मरने वाले लोगों के पोस्टमार्टम में भी ये सामने आया कि इनका दम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से घुटा था। पर यहाँ पर सवाल ये है कि लेक मनाउन के बॉटम पे डिसॉल्व होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का लिंक मरने वालों के साथ कैसे था? आपको कैसे था? आपको यहाँ बताते चलें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉर्मल हवा से भारी होती है और अगर उसे किसी कमरे में रिलीज किया जाए तो वो कमरे के निचले हिस्से में जमा हो जाएगी। और लेक मनाउन पर भी जो बादल या फॉग काफी नीचे देखे गए थे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मौजूद थी। पर आखिर ये गैस लेक मनाउन से निकली ही क्यों?
पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद सिगर्टसन ने थ्योरी पेश की कि लेक मनाउन के नीचे मौजूद वॉल्केनिक गैसेस आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाकर लेक बेड पर जमा होती जा रही थी। लेक बेड पर मौजूद गहरा पानी इस गैस को अपने अंदर डिसॉल्व करता जा रहा था। क्योंकि ये लेक इक्वेटर के पास मौजूद है, यानी जहाँ पर सारा साल कड़ी धूप और सख्त गर्मी होती है। इसी वजह से लेक की अपर लेयर हमेशा गर्म होती थी, जबकि निचला हिस्सा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स थी वो धूप ना पड़ने की वजह से ठंडा ही रहता। ठंडा पानी वजनी होता है और गर्म पानी हल्का, इसीलिए लेक के बॉटम वाला ठंडा पानी कई सदियों से ऊपर वाली गर्म लेयर से मिक्स ही नहीं हुआ और उसमें हर गुजरते मिनट कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती चली गई। नॉर्मली अगर ये लेक मनाउन किसी और जगह होती जहाँ मुख्तलिफ मौसम होते हैं तो सर्दियों में ऊपर वाली लेयर ठंडी हो जाती और पानी नीचे की तरफ मूव करता और यूं साल में 2 मरतबा पूरी लेक का पानी रोटेट हो जाता। पर इक्वेटर में होने की वजह से यहाँ ऐसा नहीं हो सका। लेक मनाउन की लोअर लेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और अपर लेयर का वजन किसी कोक के ढक्कन की तरह काम करने लगा। अब लोअर लेयर में थोड़ी सी भी मूवमेंट अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकती थी, या फिर अगर नीचे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि ऊपर वाली लेयर उसे रोकने से कासिर हो, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से ऊपर आ सकती थी। सिगर्टसन ने बताया कि लेक मनाउन एक टाइम बॉम्ब की तरह बन चुकी थी और ये प्रोसेस अचानक से हो सकता है, वो भी एक धमाके के साथ। लेक मनाउन पे इस हादसे से एक रात पहले लोगों को जो गरजने की आवाज आई थी वो शायद इसी प्रोसेस की शुरुआत थी। इस फिनोमेनन को बाद में लिम्निक इरप्शंस का नाम दिया गया। सिगर्टसन ने 2 साल मेहनत करने के बाद अपनी इस थ्योरी को साइंस मैगजीन में पब्लिश करवाया, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने इसे बेकार कहकर रिजेक्ट कर दिया। पर 2 सालों के बाद 1986 में लेक मनाउन से 100 किलोमीटर नॉर्थ में लेक नेओस में भी बिल्कुल वैसा ही हादसा हुआ। लेक नेओस भी कैमरून लाइन के ऊपर वाक़ है और साइज में लेक मनाउन से डबल है। यहाँ भी रात 9 बजे के करीब एक जोरदार गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद लेक से तकरीबन 1 क्यूबिक किलोमीटर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का बादल निकला। एक अंदाजे के मुताबिक इस बादल में 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी। ये बादल भी हवा से भारी था, इसीलिए फौरन नीचे की वादियों में फैल गया, जहां पर कई विलेजेस में हजारों लोग बसते थे। अफसोसनाक तौर पे इस हादसे में 1746 लोग दम घुटने की वजह से मर गए। न सिर्फ इतना, बल्कि ये गैस इलाके में मौजूद 3500 जानवरों को भी मौत की नींद सुला गई। हैरानी की बात तो ये थी कि इन लाशों पर मक्खियां और कीड़े भी नहीं आए, क्योंकि इस गैस ने इलाके के सारे कीड़ों को भी खत्म कर दिया था। सिर्फ 4 लोग इस जहरीली गैस से बच निकले, वो भी इस वजह से क्योंकि वो ऊंची जगह पर मौजूद थे। कुछ लोग 36 घंटे तक बेहोश रहे और उसके बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों और साथियों को मुर्दा पाया। लेक नेओस के इस वाक़े से सिर्फ चंद माह पहले सिगर्टसन ने अपनी थ्योरी पब्लिश की थी जिसको बेकार समझकर रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इस वाक़े के बाद दुनिया को सिगर्टसन की थ्योरी पर आखिरकार यकीन आ गया। अब दुनिया भर से साइंटिफिक कम्युनिटी ने इन दोनों झीलों का रुख किया ताकि इस मिस्टीरियस फिनोमेनन को सही से समझा जा सके। मालूम पड़ा कि लेक नेओस के बॉटम पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिस्टर्ब एक लैंडस्लाइड ने किया था। एक्सपर्ट्स ने लेक के ऊपर एक पहाड़ पर कुछ टूटे हुए पत्थरों की निशानदही की जो फ्रेश लैंडस्लाइड के लग रहे थे। जब लेक नेओस में एकदम हजारों टन के पत्थर गिरे तो उन्होंने बॉटम लेयर पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वाले पानी को डिस्टर्ब किया और एक ही झटके में गैस ऊपर आ गई। ये प्रोसेस इतना हौलनाक था कि इसने लेक में 25 मीटर ऊंचा सुनामी भी ट्रिगर किया, जिसकी लहरें लेक के किनारे से आकर टकराईं, जिसके निशानात भी बाद में देखे गए। लिम्निक इरप्शंस की तबाही देखकर एक सवाल सबके जहन में घूम रहा था कि क्या ऐसा वाकया दोबारा भी हो सकता है या नहीं। मालूम पड़ा कि मनाउन और नेओस में अब भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, यानी खतरा अभी टला नहीं था। इस खतरे को कम करने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने कई आइडियाज दिए।
लेकिन सबसे सस्ता और रियलिस्टिक आइडिया था दोनों लेक्स की गहराई में पाइप्स डालकर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। मनाउन और नयोस में पाइप्स डाले गए और दोनों लेक्स में से कार्बन डाइऑक्साइड सेफली बाहर निकाली जाने लगी। 2009 तक लेक मनाउन को जबकि 2019 तक लेक नयोस को मुकम्मल तौर पर डी गैस यानी गैस से पाक कर दिया गया। इन दोनों लेक्स को तो लिम्निक इरप्शन से पाक कर दिया गया है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक और ऐसी लेक है जो अभी भी इस खतरे का शिकार हो सकती है। और याद रहे, उस लेक में अगर ऐसा हुआ तो हजारों नहीं लाखों लोगों की जान जा सकती है। ये लेक कोई और नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रुवांडा के बॉर्डर पे मौजूद लेक किवू है। ये इतनी बड़ी लेक है कि इसमें 50 लेक नयोस फिट आ सकती है, और गहराई की बात की जाए तो ये लेक नयोस से 2 टाइम्स ज्यादा गहरी भी है। लेक किवू भी साइज्मिकली एक्टिव एरिया के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर भी सेम ही कंडीशंस है, यानी पूरा साल धूप की वजह से इसका पानी भी रोटेट नहीं हो पाता। ज्यादा खतरे की बात यह है कि लेक किवू में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन गैस भी शामिल है। मीथेन में पानी के अंदर मिक्स होने की प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है, इसीलिए इसका सैचुरेशन पॉइंट भी जल्दी आ सकता है। अगर यहाँ इरप्शंस हुए तो निकलने वाला बादल न सिर्फ जहरीला होगा बल्कि फ्लेमेबल भी होगा, यानी इसमें आसानी से आग लग सकती है। दूसरे खतरे की बात यह है कि लेक किवू के इर्द गिर्द तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं। अगर यहाँ हादसा हुआ तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफत बन सकती है, जिसमें लाखों लोग मर सकते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस लेक पर कड़ी नजर रखी हुई है। उनको कंफर्म नहीं है कि पहले कभी लेक किवू में इरप्शंस हुई हैं या नहीं, पर उनको ये जरूर मालूम है कि 2090 तक इस लेक में मीथेन अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगी। लेक किवू को इस खतरे से बचाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि एक तो ये लेक बहुत बड़ी है और दूसरा इस इलाके में बहुत पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वेस्टर्न डीआरसी में जंग चल रही है, जिसकी वजह से कोई भी साइंटिफिक टीम यहाँ सेफ नहीं हो सकती। किवू वॉट नाम की कंपनी ने लेक से मीथेन गैस को निकालकर बिजली पैदा करना शुरू तो किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्रोसेस की स्पीड बहुत स्लो है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि गैस निकालकर इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रोजेक्ट खुद लेक में इरप्शंस ट्रिगर कर सकता है। लेक मनाउन ने दुनिया को दिखाया कि लिम्निक इरप्शंस क्या होती हैं। लेक नयोस ने दिखाया कि वो कितनी तबाहकुन हो सकती हैं, और लेक किवू में इन सबसे ज्यादा खतरनाक सलाहियत मौजूद है। इसके इर्द गिर्द कई दहाइयों से चलने वाली जंग और बसने वाली आबादी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि लेक किवू के अंदर छुपा हुआ खतरा इसे दुनिया की सबसे खतरनाक झील बनाता है।